जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों 4 जेपीएससी से लेकर 13 जेपीएससी तक पॉलिटी और पवेड के प्रश्नों को लेकर के एक श्रृंखला प्रारंभ किया गया था और आज उसका जो है 5वां लेक्चर है। आज भी प्रश्नों को पर क्या किया जाएगा, बार किया जाएगा। तो आज का जो पेपर है वो वही है लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर एग्जाम, चूंकि पिछले बार 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों को क्या किया गया था, चर्चा किया गया था, डिस्कशन किया गया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है कि शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है सीएम कोराया। 1985 से लेकर 88 तक जो है नेशनल कमीशन ऑफ अर्बनाइजेशन का कार्य हुआ था और के सीएम कोराया क्या थे ना, इसके चेयरमैन थे। वहीं अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, पीके विट्ठल वो लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। 1950 में ये बना था। वहीं जॉन मथाई की अगर बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उन्होंने एस्टिमेट कमेटी, आकलन समिति बनाने में जो है सहयोग दिया था और उन्हीं के रिकमेंडेशन से ही आकलन समिति का निर्माण किया गया था। अगर हम बात करें केएन सहाय की, तो केएन सहाय का संबंध भी जो है किसके साथ है ना, लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ ही है। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी का संबंध जो है स्थानीय जो हमारे जो स्थानीय लोकल बॉडीज है उनके साथ ये जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्था कहां पर स्थित है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है कहाँ स्थित है? मुंबई। इसका जो ऑफिस है वो कहाँ स्थित है? बांद्रा स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1926 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य सचिव के पद पर जो है कौन पहले अधिवासक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट टू द ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो जे.एच. बार्लो जो है 1762 से लेकर 1847 तक इनका कार्यकाल हमें प्राप्त होता है। ये पहले प्रोविजनल गवर्नर जनरल हैं फोर्ट विलियम के 1805 से लेकर 1807 तक। उसके बाद मद्रास के गवर्नर थे 1808 से लेकर 1813 तक। 1778 में ये सेक्रेटरी बने थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, जो कि कॉर्नवालिस का समयकाल था। और 1796 में बार्लो को अपॉइंट किया गया था चीफ सेक्रेटरी के तौर पर कलकत्ता में। इसके बाद वे काउंसिल के मेंबर भी बने थे 1801 में। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? जे.एच. बार्लो, जो कि मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे ब्रिटिश काल के दौरान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा कोष प्रदान नहीं किया जाता? कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंड है वो इन चारों में से कौन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? तो इसका उत्तर होगा डिजास्टर रिलीफ फंड। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में बना, उसी के सेक्शन 46 के तहत जो है डिजास्टर रिलीफ फंड बनाया जाता है, नेशनल और स्टेट दोनों के लिए। तो इसका संबंध जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं है। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंड की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 फंड हमें मिले हुए हैं या निधियां मिली हुई है। एक तो हो गया कि समेकित भारत की जो संचित निधि है, सार्वजनिक खाता है और भारत की आकस्मिक निधि। तो जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है वो आर्टिकल कितने में आता है ना, 266(1) के तहत आता है। वही कंटीजेंसी जो फंड है, संचित निधियां है, वो आर्टिकल 26(7) के तहत आता है। और पब्लिक अकाउंट जो है वो आर्टिकल 266(2) के तहत आता है। तो ये सारे अर्थात कॉन्सोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कंटीजेंसी फंड, इन तीनों का संबंध जो है संविधान के तहत इनका निर्माण किया गया है। वहीं डिजास्टर रिलीफ फंड का निर्माण जो है NIDM एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट NDMA के एक्ट 2005 के तहत बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के साथ किया गया है? इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आर्टिकल 263 के तहत है। अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो आर्टिकल 352 के साथ क्या है ना, इमरजेंसी प्रोविजन जुड़ा हुआ है, जिसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है आम विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह होने पर या किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण होने पर जो है क्या लगाया जा सकता है ना, इमरजेंसी प्रोविजन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 352 में आप इसे देख सकते हैं। 44th अमेंडमेंट के तहत जो है यहाँ सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है जोड़ा गया था। वहीं आर्टिकल 283 की अगर हम बात करें तो इसका संबंध क्या है ना, कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी जो फंड उसमें धन जमा और निकालने से संबंधित है। और आर्टिकल 292 क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो सेंट्रल है, सेंटर के द्वारा जो बोरोइंग किया जाता है, उधार लिया जाता है, उनके पावर को आर्टिकल 292 के द्वारा दिखाया जाता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल का संबंध क्या है? आर्टिकल 263
163 के साथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रपति संघ सरकार के कार्य राज्य सरकार को किस प्रकार दे सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्य सरकार को कार्य सौंपा जाता है और वो किस हिसाब से दे सकते हैं ना, राज्य सरकार के परामर्श के द्वारा जो है वो राज्य सरकार को कार्य सौंपते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो यूनियन गवर्नमेंट के काम को स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, दे सकता है, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कब बदलाव किया गया था? संविधान की प्रस्तावना में एक बार बदलाव किया गया था और 42 अमेंडमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसके तहत 1976 में 3 शब्द भी जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इस जो अमेंडमेंट है अर्थात 42 सेकंड अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य चक्र में कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है? चक्र में कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेवी जो ब्लू है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नेवी ब्लू। नेक्स्ट ले लेते हैं 28। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो देखिए दो ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं संविधान को जिन्होंने प्रस्तावना की आत्मा या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। एक तो पंडित ठाकुरदास भार्गव और दूसरा जो है एम हिदायतुल्लाह, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने यूएस के डिक्लेरेशन पेपर के साथ इसका कंपेयर किया था और कहा था कि ये सोल ऑफ क्या है ना, सोल ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एम हिदायतुल्लाह इसका आंसर होगा। ऑप्शंस को देखने पर चूंकि यहाँ पर ठाकुरदास भार्गव हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति के द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का जो गवर्नर जनरल है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से, प्रधानमंत्री के सलाह से जो है क्या किया जाता है ना, नियुक्त किया जाता है। और हमें ये किस आर्टिकल से प्राप्त होता है? तो आर्टिकल 155 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्या किया जाता है, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बाद गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। अगर हम गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 152 से लेकर 162 तक गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में जानकारियां दी गया है। वहीं आर्टिकल 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट अर्थात हर राज्य का एक क्या होगा, गवर्नर या राज्यपाल होगा। ठीक है, तो जो राज्य का गवर्नर है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रपति के द्वारा निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की, लोकसभा के स्पीकर की, भारत के प्रधानमंत्री की या आर्मी चीफ? तो लोकसभा के स्पीकर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर दोनों की नियुक्ति जो है लोकसभा के हाउस के जो मेंबर है उनके द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल 93 में जो है इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की नियुक्ति हाउस ऑफ मेंबर जो है अपने में से ही करते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनका नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, तो चीफ जस्टिस हो गए सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, पीएम और उनके मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर ऑफ द स्टेट हो गए, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ ऑफ आर्मी और एयरफोर्स के भी जो भी चीफ है वो इसके साथ साथ जो प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। वहीं डेप्यूटी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन दोनों की नियुक्ति हाउस के मेंबर स्वयं में से ही करते हैं, इलेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारतीय प्रशासन की एकात्मक विशेषता कौन सी है? एकीकृत न्यायपालिका, द्विसदनीयवाद, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का बंटवारा। ये तीनों हमें जो है दिख रहा है कि इसे जो है एकात्मकता को नहीं दर्शाता है, जबकि यूनिफाइड जुडिशरी ये क्या दिखाता है ना, भारत की एकात्मक विशेषता को दिखाता है, या यूनिटरी जो फ्यूचर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का वो दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण निम्न में से कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा जो है धन विधेयक का निर्धारण किया जाता है। और ये जो है आर्टिकल 110 के तहत हमें क्या प्राप्त होता है ना, मनी बिल के बारे में, धन विधेयक के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। वहीं आर्टिकल 103 के तहत जो है हमें ये जानकारी प्राप्त होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
लूट प्रणाली निम्न में से किस देश की सिविल सेवा से जुड़ी है? यूके, यूएसए, भारत और चीन। तो लूट प्रणाली जो है यूएसए, स्पॉइल सिस्टम, जो कि यूएसए में 1883 तक काम किया था, उसके बाद ये खत्म हो गया था। तो स्पॉइल सिस्टम है पेट्रोनेज सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद अपने ही जो सहयोगी होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है ना, रोजगार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संघीय मंत्रिपरिषद की संरचना निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव कट मोशन नहीं है? तो कट मोशन में कौन कौन आते हैं? तो पॉलिसी कट आते हैं, इकोनॉमी कट आते हैं, टोकन कट आते हैं। वहीं ऑफिशियल कट का जो है संबंध कट मोशन के साथ नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो सरकारी कटौती, ये जो है कट मोशन का रूप नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आजाद भारत में किस राज्य की प्रथम महिला गवर्नर थी? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के क्या बने थे? उत्तर प्रदेश के महिला गवर्नर बनी थी 1947 से लेकर 49 तक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अगर वे उपस्थित नहीं है तो सीनियर जो जजेस होते हैं, सीनियर जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा क्या दिलाया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। वहीं पे अगर हम कहें कि प्रेसिडेंट के द्वारा किसका किसका शपथ दिलाया जाता है, तो पीएम का, स्पीकर ऑफ लोकसभा के, वाइस प्रेसिडेंट के, इन सभी की क्या दिए जाते हैं ना, शपथ दिलाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। पंचायती राज तंत्र सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा राजस्थान के नागौर से इसे शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 में ये शुरू हुआ था, नेहरू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद इसे आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, 11 अक्टूबर को शुरू किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को जो है 73 थर्ड अमेंडमेंट 1992 के साथ इसे क्या मिला ना, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है? नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा आयोग सार्वजनिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से नहीं जुड़ा हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन है उन सभी का संबंध जो है क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ है। तो यहाँ ये उत्तर जो है क्लियर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विषय आपराधिक कानून और प्रक्रिया शामिल है। द सब्जेक्ट क्रिमिनल लॉ और प्रोसीड्यूर यूज्ड इन द समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में पाया जाता है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियों का वर्णन किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में सेंटर और स्टेट दोनों क्या कर सकते हैं ना, कार्य करेंगे या उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना तो कर सकते हैं। तो आपराधिक विषय जो है कानून और प्रक्रिया कहाँ शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में जो सीरीज प्रारंभ किया गया पॉलिटी और पब्लिक को, उसे बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आपको आने वाले आगामी जेपीएससी में तैयारी का जो पथ है वो क्या हो, सुगम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।